हेलो फ्रेंड्स, रोहित हेयर। आज हम लोग जो करंट अफेयर्स का एमसीक्यू लेकर आए हैं। डिस्क्लेमर ये है कि मेरा एमसीक्यू नहीं है, मैं खुद बस केवल इसको डिस्कस कर रहा हूँ। बायोलॉजी का जो एमसीक्यू है वो अंजलि मैम ने बनाया था और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। उसके व्यूज़ बहुत अच्छे थे, मेल्स बहुत आए, कमेंट्स भी बहुत अच्छे आए क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। तो हमने मैडम को बोला था कि वो जो करंट अफेयर्स का आपका 63rd बीपीएससी से लेकर 66th बीपीएससी री एग्ज़ाम वगैरह सब लेकर उन्होंने एक पूरा एनालिसिस किया और फिर एक क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। उनके हिसाब से देखो, दे हैव द एक्सपर्टीज, क्वेश्चंस टकराएंगे। अगर कोई भी लड़का या लड़की 14+ क्वेश्चन को करेक्ट कर दे रहा है, इसका मतलब कि जो बीपीएससी का करंट अफेयर्स होगा वो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है एंड ही और सी इज़ कंफर्टेबली इन। फिर आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में हो रहा है, आप तय मानिए। बस इस मोमेंटम को बरकरार रखिएगा, लैकडेस्कल मत होइएगा। दूसरी बात है कि ये हम लोग गलत होप भी नहीं दे रहे हैं, किसी को फॉल्स होप भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है ना, पर 14 ठीक है। अगर 14 कोई ला रहा है तो वो कंफर्टेबली इन है। तो माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट विल बी कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर लीजिएगा। ठीक है, पहले आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिए, है ना। उसके बाद जैसे स्क्रीन पे चलेगा आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर लीजिएगा हाथों हाथ, और फिर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने नंबर आपको आ रहे हैं। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट। अगर आपको कुछ जरूरत पड़े तो आप इस पर मेल करिएगा, विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई यू बैक। क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग हैव बीन इंक्लूडेड इन द टाइम्स मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन फॉर 2021। जब ये क्वेश्चन आया तो मैंने भी इसको अटेम्प्ट लिया। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में है, पहला है कि 100 आदमी का पूछ रहा है, तो यार इसमें करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। इस 4 नाम में कोई ना कोई तो होगा ही होगा, ऐसा थोड़ी है कि कोई ना कोई नहीं होगा, कोई ना कोई तो होना ही होना है। तो हम ई मारे, और इसी तरह से होता भी है। देखिए, जो टाइम्स मैगजीन है, पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको देता है? एलोन मस्क जो स्पेसएक्स के फाउंडर हैं, जो टेस्ला के फाउंडर हैं, एलोन मस्क, जो स्पेसएक्स जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी के रूप में जो काम कर रहा है स्पेसएक्स, उसके फाउंडर हैं, टेस्ला के मालिक को कहता है कि इज द पर्सन ऑफ द ईयर 2021। भारत से 4 लोगों का नाम टाइम्स मैगजीन के 100 लिस्ट में है। पहला नाम है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, दूसरा नाम इनके धूर विरोधी सीएम वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी जी का, तीसरा सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक आदर पुनेवाला का, और चौथा मंजूषा पी कुलकर्णी का। मंजूषा पी कुलकर्णी क्या है? एक पॉलिसी थिंक टैंक बनाती है, एक नीति बनाती हैं। जिस तरह से नीति आयोग है उसी तरह से एक प्राइवेट नीति बनाती हैं, उसका नाम है एशिया पैसिफिक पॉलिसी। एशिया पैसिफिक पॉलिसी, मंजूषा पी कुलकर्णी, आदर पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट वाला है। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है बाई वॉल्यूम वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है। जो वैक्सीन बनाया है उसका नाम है कोविशील्ड। ठीक है, एस मतलब सीरम, और जो कोवैक्सीन बना है भारत बायोटेक बनाया है आईसीएमआर वगैरह के साथ मिलके, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद इज द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द इंडिया, बट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज द सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो 66 बीपीएससी में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है। तो उसी तरह पे क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है कि यूनेस्को का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाया गया है। तो यूनेस्को का पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। ठीक है, करेक्ट आंसर है विशाल वी शर्मा। टीएस त्रिमूर्ति क्या है? इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, ही इज टीएस त्रिमूर्ति। अभी फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? फॉरेन सेक्रेटरी हैं HV श्रृंगला, हर्षवर्धन वी श्रृंगला। इनके जगह पे नए फॉरेन सेक्रेटरी कौन आने वाले हैं? विनय मोहन क्वात्रा। ये नेपाल के एम्बेसडर थे, विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, तो टीएस त्रिमूर्ति इज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिया टू द यूएन। अगर आप देखते होंगे कि जितना भी जो वोटिंग चल रहा है रसिया वगैरह के पक्ष में, हम लोग एब्सटेन कर रहे हैं, भारत का पक्ष रखा जा रहा है, पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, वो सारा चीज़ जो है टीएस त्रिमूर्ति साहब कर रहे हैं। यूनेस्को के लिए वीएस शर्मा गए हुए हैं, विशाल शर्मा गए हुए हैं।
ये भी क्वेश्चन अच्छा है दोस्त कि द मैत्री सेतु ब्रिज बिल्ट ओवर द फेनी रिवर विल कनेक्ट विच इंडियन स्टेट विद द बांग्लादेश। अगर थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसके करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगर आप त्रिपुरा का मैप देखेंगे तो त्रिपुरा ही वहां पर है। अगर एक्चुअली देखें तो ये जो बना हुआ है इसको आप कहते हैं इंडो बांग्ला फ्रेंडशिप ब्रिज। इंडो बांग्ला फ्रेंडशिप ब्रिज कितना किलोमीटर लंबा है? 1.9 किलोमीटर लंबा है। कहाँ कहाँ से है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा से कनेक्ट किसको कर रहा है? बांग्लादेश को। बांग्लादेश में जिस जिला को कनेक्ट कर रहा है उसका नाम है रामगढ़, और यहाँ पे जो जिला है जो त्रिपुरा का, उसका नाम है साबरूम डिस्ट्रिक्ट। इसकी ज़रूरत नहीं है, बस वी शुड बी क्लियर कि त्रिपुरा को कनेक्ट कर रहा है बांग्लादेश से। ठीक है, काफ़ी है। विच कंट्री इन द वर्ल्ड बिकेम द फर्स्ट वन to enact the climate change legislation? करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड। क्लाइमेट चेंज लेजिस्लेशन का मतलब है कि अगर मानते हैं कि वहाँ की सरकार, अगर डीएमआरसी है, मानते हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, आप किसी रूट में जा रहे हैं, वहाँ पे मानते हैं कि 500 पेड़ कटना है, तो वहाँ पे वहाँ की सरकार कह रही है कि हम निवेश नहीं करेंगे, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम लोग अनुमति नहीं देंगे जो क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट कर रहा है। इसी को आप कहते हैं क्लाइमेट चेंज लेजिस्लेशन। हम ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश करेंगे जो प्रो क्लाइमेट चेंज है, मतलब क्लाइमेट चेंज को नहीं होने दे रहा है। ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज को कर रहा है उन प्रोजेक्ट्स में हम निवेश नहीं करेंगे। वैसे वैसे कंपनी का जो बॉन्ड होता है उसमें वहाँ की सरकारें निवेश नहीं करेंगी। यहीं पर मैं आपको बताते चलूँ कि एक क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। पहला देश जो क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करता है वो है यूनाइटेड किंगडम, फॉलोड बाय फिर फ्रांस आता है, कनाडा वगैरह आता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पहला देश जो है वो यूनाइटेड किंगडम। व्हाट इज दिस क्लाइमेट इमरजेंसी? क्लाइमेट इमरजेंसी का मतलब है कि भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भाग रहा है, अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में चला जाएगा, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में चला जाएगा। तो क्लाइमेट इमरजेंसी का मतलब है कि वार फुटिंग पे हम लोग स्टेप्स लेंगे। ये सब केवल नौटंकी है यार, ये सब करता कुछ नहीं है। डेवलप्ड कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, हमारे और आप पर बोलता है कि आप फोसिल फ्यूल का कंजम्पशन कम करें। कैसे कम कंजम्पशन करें भाई? हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमारी इंडस्ट्रीज को जरूरत पड़ेगी। आप लोग डेवलप्ड इकोनॉमी है, आप लोग मलाई चाटे हैं और अभी आप हम लोग को ज्ञान मिलते हैं, तो आप लोग उस पर एक्शन लीजिए। तो कहने का मतलब है कि इंडिया के ठीक है टारगेट्स हैं, पर क्लाइमेट इमरजेंसी यूनाइटेड किंगडम डिक्लेयर करता है कि हम बहुत वार फुटिंग पे कम करेंगे, वार फुटिंग पे फोसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर देंगे हम रिन्यूएबल सोर्सेज से। उसी को कहते हैं क्लाइमेट इमरजेंसी, मतलब वार फुटिंग। ठीक है, तो जो पहला देश है वार फुटिंग के लिए वो है यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पे इमरजेंसी लगा, क्लाइमेट इमरजेंसी। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू रिसीव द फ्री कोविड? देखो इस तरह के क्वेश्चंस एकदम आप उम्मीद कर सकते हैं यार। दीज आर द ब्यूटीफुल क्वेश्चंस एंड ट्राई टू अप्रिशिएट द ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। अब आप यूट्यूब पर चले जाते हो, फ्री में आपको 10 कंटेंट मिलता है, गार्बेज दे देगा। के प्रधानमंत्री के साइंटिफिक सलाहकार के विजय राघवन बिहार में किस जिला में वेस्ट प्लांट का उद्घाटन किया? ऐसा थोड़ी पूछता है। सॉरी। जो फ्री कोविड वैक्सीन अंडर द कोवैक्स स्कीम, तो पहले बात तो हमें पता होना चाहिए कि कोवैक्स स्कीम क्या है। जो पहला देश जिसको मिलता है वो है घाना। अब देखिए होता क्या है कि एक कोवैक्स स्कीम कहा गया। मानते हैं कि कोविड वैक्सीन जो है हम लोगों ने तो बना लिया भारत ने, पर जो छोटे छोटे देश हैं, फिलीपींस हैं, छोटे छोटे जो अफ्रीका के देश हैं, वो तो नहीं बना पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत के सब लोग को एक स्लॉट की जगह 5-5 स्लॉट दे दो, अमेरिका अपना पूरा पॉपुलेशन को कर दे और अफ्रीका का कोई देश वो वैक्सीन मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है, तो उसके लोग वैक्सीन के अभाव में मरे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि देयर शुड बी द इक्विटेबल, बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैक्सीन। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल यार बड़ा आदमी का ही जीवन का मूल नहीं है, एक रिक्शा वाला का भी जीवन का उतना ही मूल है जितना अंबानी के जीवन का मूल है ना। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैक्सीन होना चाहिए, उसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोवैक्स स्कीम लेकर आता है। कोवैक्स स्कीम के तहत क्या है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। दूसरी बात आपको यहाँ पर मैं ये बताते चलो, जो कोवैक्स स्कीम है केवल वर्ल्ड बैंक का नहीं है। कोवैक्स स्कीम जो है वर्ल्ड बैंक इसमें इनिशिएटिव लेगा। अगर फ्री में देना है तो पैसा कौन देगा? वर्ल्ड बैंक ही तो देगा। बच्चों के लिए यूनिसेफ इसमें इन्वॉल्व है। ये सब जरूरत नहीं है, पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो रहेगा ही रहेगा, साथ में गावी एक बना है वैक्सीन के लिए, वो रहेगा। एक सेपी है साथ में, वो भी जरूर रहेगा। सेपी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। सेपी इज द कोलिशन फॉर, सेपी बना कब? 2009 में बना है। कौन कौन देश के बीच में बना है? हो सकता है पूछ ले, तो नॉर्वे और भारत मिलकर बनाता है सेपी को। व्हाट इज सेपी? दैट इज कोलिशन फॉर एपिडेमिक
प्रिपेयर्डनेस, इनोवेशन। ठीक है, तो इसमें भारत उसका पार्ट है। तो सेपी भी जो है कोवैक्स स्कीम के तहत भारत भी उसमें वैक्सीन को देता है ताकि जो गरीब देश हैं उनको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। दिस इज अ सुपर हिट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग ओन द नोबेल पीस प्राइज, इस पे एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है निखिल जी ने, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है मैरिया रेसा फिलिपींस्की और डेमेट्रिको मुरातवे हैं रसिया के। किस चीज़ के लिए इनको मिलता है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। कौन सा ठीक करें? ये लेते हैं। ठीक है, ये नहीं, लाल लेंगे। हु इज द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? क्वेश्चन इजी है, मनोज सिन्हा। प्रेजेंट लेफ्टिनेंट आर के माथुर कहाँ के हैं? प्रेजेंट में मनोज सिन्हा है। आर के माथुर कहाँ के हैं दोस्त? आर के माथुर जो हैं लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। पहला लेफ्टिनेंट, अच्छा अभी देश में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी। 8 यूनियन टेरिटरी है, याद रखिएगा। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को सब मिलाकर एक बना दिया गया है। दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये सब मिलके दमन एंड दीव वगैरह मिला के बना दिया गया है एक। दूसरी बात कि दादरा एंड नगर हवेली, चलिए उसको बाद में वीडियो में बताएंगे पूरा। जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेंगे वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। ही वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। और लद्दाख वाले तो आर के माथुर अभी तक हैं ही। अब देखिए, जीसी मुर्मू को हटाकर अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बना दिया गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है भारत का महालेखाधिकार जो भी है, किस आर्टिकल के तहत बनता है? 148 आर्टिकल बनाता है। कौन बनाता है? राष्ट्रपति महोदय बनाते हैं। इनका टेन्योर कितना होता है? 6 साल या 65 साल। जो पहले होगा उसमें इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। सीएजी को इंडिपेंडेंट बनाया गया है। सीएजी इज अ वॉच डॉग। ठीक है, जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन एक वॉचडॉग है इलेक्शन के लिए, उसी तरह पब्लिक पैसा का वॉचडॉग है सीएजी। सीएजी की एक बार महालेखाधिकार बना लेने पर, जो सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनने के बाद, आप और कोई पोस्ट नहीं ले पा सकते हैं। ये अंतिम पोस्ट है। पर इसका एक अपवाद है कि एक जो विनोद राय जो 2G स्कैम करके बोले कि बहुत बड़ा 2G स्कैम हो गया, 2G स्कैम हो गया, कोल ब्लैक स्कैम हो गया, पता चला कि 2G स्कैम हुआ ही नहीं था। पता चला कि कोल ब्लॉक स्कैम हुआ ही नहीं था। ये मेरा कहना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का कहना है और वो सारे लोग बरी हो गए हैं। अगर आप देखेंगे तो कनिमोझी उसमें फंसी हुई थी, मनमोहन सिंह फंसे हुए थे, राजा फंसे हुए थे। ये सब लोगों को क्लीन चिट मिल गया और विनोद राय ने कहा कि बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। और बाद में विनोद राय जब सीएजी बने तो नियम कहता है, संविधान कहता है कि आप फिर कोई पद नहीं ले सकते हैं, पर इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया और विनोद राय को फिर आपको पता है कि बीसीसीआई का क्या क्या बनाया गया, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो के लिए। ये तो बीसीसीआई वाला तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी थी, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो का इनको चेयरमैन बनाया गया। इनके लिए संविधान को संशोधित किया गया। सीएजी का बनने के बाद अब जीसी मुर्मू और कोई पद नहीं ले सकते हैं, और कितना पद लेंगे, हो गया इनका। ठीक है, तो अच्छा, इनको हटा कैसे सकते हैं सीएजी को? He will be removed in the same way as the removal of the Supreme Court judge. Impeachment of Supreme Court judge जैसे होता है उसी तरह से impeach किया जा सकता है, इनको ऐसे नहीं हटाया जा सकता है। This is very important. Let us move. ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि who was awarded the Olympic Laurel 2021? The correct answer is मोहम्मद यूनुस। बहुत लोग टिक नहीं करेगा। मोहम्मद यूनुस कहाँ के रहने वाले हैं? ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जो ग्रामीण बैंक की परिकल्पना करते हैं। ग्रामीण बैंक क्या करता है? पहले गांव में लोग जो बड़े बड़े जो सूद पर पैसा देता है, सूदखोर जिसको हम लोग कहते हैं, 25% पर सूद पे दे रहा है, 50% पर सूद पर दे रहा है, तो ग्रामीण बैंक की परिकल्पना करते हैं मोहम्मद यूनुस। और आप पाएंगे कि इसके चलते एक बहुत बड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है। लोगों एकत्रित होते हैं, उनको सस्ता दर पे लोन मिलता है। जब सस्ता दर पर लोन मिलता है तो बांग्लादेश का उत्थान होता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी का बहुत पार्ट जो क्रेडिट है मोहम्मद यूनुस को जाता है। मोहम्मद यूनुस को इन सब चीज़ों के लिए 2006 में नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज 2006 में मिलेगा। और चूंकि लोन वाला जो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट, इसलिए इनको ऑफन कॉल्ड एज वर्ल्ड बैंकर
ऑफ पुअर, वर्ल्ड बैंकर टू द पुअर। पर प्रश्न यहां पे उठेगा कि यार इनका ओलंपिक से क्या संबंध है? दिस क्वेश्चन मस्ट बी इन योर माइंड, राइट? ये ओलंपिक लॉरेल वाला जो कंसेप्ट है, अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बैच है, ठीक है, थॉमस बैच। कंसेप्ट ये है कि ओलंपिक में ये दिखाया गया कि अगर कोई व्यक्ति, ओलंपिक क्या मानते हैं, एथलीट जब तक जीता है तब तक तो ठीक है, पर जब एथलीट का कैरियर खत्म हो गया तो उसके बाद वो एथलीट क्या करेगा? यार उसका भी तो जीवन है। तो उस एथलीट को आप पोस्ट रिटायरमेंट क्या कराएंगे? उसको कहीं निवेश कराना होगा, उसकी इकोनॉमिक्स को देखना होगा, मतलब उसका भी जीवन अच्छे से चले। ये सब बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। बहुत आप ऐसा इंसिडेंट देखते होंगे कि वह ओलंपिक का जीता हुआ है और मजदूरी कर रहा है। तो पोस्ट रिटायरमेंट के लिए उन एथलीट्स के लिए एक ये क्लब बनाते हैं, उसका नाम है यूनुस स्पोर्ट्स क्लब। उसके तहत उनको गाइड किया जाता है, मेंटरिंग दिया जाता है, निवेश करवाया जाता है और अर्थव्यवस्था में भागीदार बनाया जाता है। तो इट वाज मेड टू गाइड द एथलीट पोस्ट रिटायरमेंट, ठीक है। पहली बार ये जो अवार्ड मिलता है 2016 रियो ओलंपिक में मिलता है, और किसको दिया जाता है? उनका नाम है किपचोगे केइनो। कहाँ के एथलीट हैं? कीनो, इट इज़ केइनो, ठीक है। कहाँ के एथलीट हैं? ही इज़ फ्रॉम केनियन ओलंपिक, केनियन एथलीट हैं। पहली बार इनको मिलता है 2016 में, अभी मिला है मोहम्मद यूनुस जी को, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021? करेक्ट आंसर इज ई। क्यों? पहला 3 पद किसी को नहीं दिया गया है, पहला 3 पद वैकेंट है। भारत कितने स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। डेनमार्क कितने स्थान पर है? 4थे स्थान पर है। ये कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन देता है? जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क देता है। C फॉर क्लाइमेट, A फॉर एक्शन, N फॉर नेटवर्क। क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और ये सब NGO हैं, जर्मन वॉच देते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में देखा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं कि क्लाइमेट पे दुष्प्रभाव कम हो, कितना रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं, कितना फॉरेस्ट लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। तो ये जो NGO है कहता है कि आप लोग 100 रिसीव करिएगा तो हम मानेंगे कि आपको 1 नंबर देंगे। कोई देश उतना रिसीव नहीं कर पाता, इसके लिमिट्स बहुत हाई हैं। तो कहने का मतलब है कि देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट। 4 नंबर पर डेनमार्क है, पहला तीनों स्लॉट खाली है, भारत 10 नंबर पे है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री रैंक्स द फर्स्ट? तो फर्स्ट कोई है ही नहीं। हु ओन 3 ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम इन द मेन सिंगल इन द 2021? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले इस चीज़ को पढ़ने के लिए आप, निखिल जी ने एक पूरा वीडियो बनाया है टेनिस पर, और टेनिस वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है, उस चीज़ को जरूर देख लीजिए। देखिए 4 ग्रैंड स्लैम होता है, मतलब 4 होता है। पहला होगा आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूनाइटेड स्टेट्स वाला ओपन होता है। अगर कोई खिलाड़ी 4 ग्रैंड स्लैम जीत जाता है तो उसको कहते हैं कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। ये कैलेंडर, पूरा कैलेंडर में जितने होते हैं उन 4 का विजेता है कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। अभी आप देखते होंगे कि नोवाक जोकोविक कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो नोवाक जोकोविक और फिर रफेल नडाल। तो नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविक कहाँ के हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो आप देख रहे हो कि रफेल नडाल, जोकोविक वगैरह सब बराबर 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हुए थे। पर अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 हो गया, उसके तहत अब आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला कौन खिलाड़ी है? तो उसका आंसर है रफेल नडाल। सब कोई पहले 20 जीता हुआ था, अब रफेल नडाल 21 जीत चुके हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जीतने वाले नडाल हैं। निखिल जी ने बहुत अच्छा बताया है कि सबसे नीचे है ऑस्ट्रेलिया, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, यहाँ पर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन होगा, ऊपर यूनाइटेड किंगडम है तो यूनाइटेड किंगडम में विंबलडन होगा, और सबसे ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है तो लास्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होगा। अब देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन किस चीज़ पर होता है? हार्ड कोर्ट पर होता है। यूनाइटेड स्टेट्स वाला किस पर होता है? हार्ड कोर्ट पर होता है। फ्रांस वाला क्ले कोर्ट पर होगा, और विंबलडन किस पर होता है? ग्रास कोर्ट पर होता है। सबसे पुराना कौन है? विंबलडन 1877 में स्टार्ट होता है, ओल्डेस्ट है, ग्रास कोर्ट पर होगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में होता है, और पहला ग्रैंड स्लैम होता है जो जनवरी के महीना में होता है। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविक जीत जाएंगे, फ्रांस भी जीत जाएंगे,
विंबलडन भी जीत जाएंगे और अमेरिकन वाला ओपन हार जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग गेम होता है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में आप देखेंगे कि नोवाक जोकोविक जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, किसको हराएंगे? रशियन खिलाड़ी डैनियल DANNIEL करके है, डैनियल मेडवेडेव को हराएंगे। डेनियल मेडवेडेव इनसे यहाँ पे बदला ले लेगा। डेनियल मेडवेडेव जो है नोवाक जोकोविक को हरा देगा। तो यहाँ पे नोवाक जोकोविक जीतेंगे, फ्रांस जीतेंगे, विंबलडन जीतेंगे, अमेरिका वाला में बदला ले लेगा, डेनियल मेडवेडेव उसको हरा देगा। अगर आप फ्रेंच ओपन में देखेंगे तो ये किसको हराते हैं? ग्रीक के खिलाड़ी हैं स्टीफेनोस, जरूरत नहीं है पर देख लीजिए, स्टीफेनोस को हराते हैं। विंबलडन में किसको हराएंगे? मैटियो को हराते हैं, उसका नाम है मैटियो बेरेटिनी, जो भी नाम है, इसको हराते हैं। जरूरत नहीं है पर इतना याद रखिएगा। तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम कौन जीता है, तो उसका करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविक अब हो चुके हैं। अगर महिला में पूछेगा कि सबसे ज़्यादा फीमेल ग्रैंड स्लैम कौन जीता है, तो मार्गरेट कोर्ट जीती हैं। ये निखिल जी वाला वीडियो जरूर कर लो यार, इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। मार्गरेट कोर्ट सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीती है महिला में, ठीक है। उन्होंने फीमेल सब बता रखा है, तो समय वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन द 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स? बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर इज PV सिंधु। अभी आप देखिएगा तो PV सिंधु इसको जीतती हैं। पहला आदमी जो इसको जीतता है जो इंडिविजुअल ओलंपिक, वो है सुशील कुमार। जो सुशील कुमार है, अभी आप देखिए कि लड़ाई झगड़ा करके अभी जेल में चला गया है, मर्डर वर्डर कर दिया है, माफिया गुंडा बन गया सुशील कुमार। किस चीज़ को जीतते हैं? किस चीज़ के खिलाड़ी थे? इतने बढ़िया एथलीट जो हैं बर्बाद हो गए, मर्डर कर दिया है, रेसलिंग में है। अब देखिए PV सिंधु जो है वो सेकंड आदमी है अभी जो जीती है। वो कौन सा पुरस्कार जीती है? जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ, ब्रोंज जीती हैं। इसके पहले वाले ओलंपिक में क्या जीती थी? सिल्वर जीती थी, ठीक है। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा PV सिंधु। पहली इंडियन वुमेन है जो 2 इंडिविजुअल ओलंपिक जीती है। हु ओन द 2021? आप एक बार इसको थोड़ा चेक कर लेना कि सिल्वर ही जीती थी ना, मुझे तो याद है कि सिल्वर जीती थी, और इसमें तो ब्रोंज जीती हुई है, काश्य। हु ऑन द 2021 बुकर प्राइज? देखो ये पहले बताया हुआ क्वेश्चन है, अगर इसको आप लोग नहीं सही कर रहे हो ना तो इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम। हमने अभी बताया कि डगलस स्टुअर्ट, पिछले वाला वीडियो में हमने बता रखा है कि डगलस स्टुअर्ट 2020 में जीतते हैं और उनकी किताब है सग्गी बेन। पहला बुकर प्राइज जो इंडियन जीतती है वो है अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। सलमान रुश्दी का जो किताब है वो है मिडनाइट चिल्ड्रंस। डैमन गैलगट को जीतते हैं 2021 का जो बुकर प्राइज है वो यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये पुराना वीडियो में बताया हुआ देख लो। इनकी जो किताब है वो है द प्रॉमिस, द गुड डॉक्टर, इन ए स्ट्रेंज रूम। ये सब डैमन गैलगट की किताब है। कहाँ के रहने वाले हैं डैमन गैलगट? साउथ अफ्रीका के रहने वाले। इन ए स्ट्रेंज रूम। आज राइटिंग बहुत गड़बड़ चल रहा है। 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक लोगो रिप्रेजेंट्स व्हाट? ये सब पता होना चाहिए। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ओलंपिक से तैयार रहिए। वो 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो 5 रिंग हैं वो 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी अ क्वेश्चन, राइट। पहला इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड कौन जीतता है? अच्छा, ये जो डिज़ाइन 5 ओलंपिक का है ये कौन क्रिएट करता है? ये भी थोड़ा सा देख लीजिए, अब बता ही देते हैं। पियरे डी कोवर्टिन, ठीक है, नाम देख लीजिएगा। और पहला इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड कौन जीतता है? अभिनव बिंद्रा जीतते हैं 2008 बीजिंग में, फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड। अभी तो नीरज चोपड़ा जीते हैं भाला फेंक में, फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड, ठीक है। चलो, बिहार इज सेट टू बिकम द फर्स्ट टू हैव द ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स नेमली। कौन कौन? तो आप पटना टिक करेंगे पर पटना गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है राजगीर और बोधगया। यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम लोग जो बिजली खपत करते हैं बेसिकली वो कोल थर्मल पावर प्लांट का होता है, उसके जगह ये डिसाइड किया गया है कि हम सोलर एनर्जी का जो है उसको इस्तेमाल करेंगे इन 2 शहरों में। जो गवर्नमेंट के ऑफिस हैं उसमें बिजली को बचाएंगे और सोलर रूफ टॉप के थ्रू हम लोग बिजली को लेंगे। तो कहने का मतलब है द एफर्ट इज बीइंग मेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, द एफर्ट इज बीइंग मेड टू रिप्लेस द थर्मल पावर विद द रिन्यूएबल सोलर पावर, ठीक है, रिन्यूएबल सोलर पावर। किन 2 जिलों में? राजगीर और बोधगया में। Who among the following became the first Gulf nation to open the embassy in the Israel? इजराइल में कहाँ पे ओपन किया जा रहा है? टेल अवीव में, ठीक है।
अगर आपको ध्यान रखे तो एक गठबंधन होता है। गठबंधन किसके किसके बीच में होता है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल के बीच में। मध्यस्थता कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शादी करवाएगा पंडित जी है। दुल्हा कौन है? यूएई। दुल्हन कौन है? इजराइल। ये पंडित जी इसको करके शादी कराएंगे और इस शादी का नाम रखा गया है अब्राहम एकॉर्ड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द अब्राहम एकॉर्ड। 2020 में होता है। उसके तहत यह है कि हम दोनों एक अच्छे संबंध बनाएंगे। इजराइल से अगर आप देखें तो गल्फ नेशंस बहुत नाराज होते हैं क्योंकि इजराइल को ये काफिर समझते हैं। ये समझते हैं कि ये मुस्लिम लैंड है, पैलेस्टीनियंस का मुस्लिम लैंड है, हमारे बंधुओं को ये उनके ज़मीन से हटा दिए हैं और उस पर कब्जा कर लिए हैं, ये काफिर हैं। पर यूएई जो है अपना स्टैंड को मेलो डाउन किया है एंड इट इज़ नाउ हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद द इजराइल। क्यों उसकी मध्यस्थता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करता है? तो द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अब्राहम एकॉर्ड के तहत होता है। The world's largest national flag made of the khadi was inaugurated at which place? The correct answer is लेह। अभी आज टेलीग्राम ग्रुप में या आज निखिल जी ने जो वीडियो डाला है उसमें इसका जिक्र किए हैं। जो पांचवा, देखो वह एक ही फ्लैग है, उसको आप कहते हैं मोनूमेंटल नेशनल फ्लैग, मतलब बहुत बड़ा मोनूमेंटल नेशनल। कौन बनाया है? खादी एंड विलेज केवीआईसी बनाता है। एमएसएमई जो मंत्रालय है उसके तहत केवीआईसी आता है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज जो है, और वो उसको बनाता है। कितना बड़ा लंबा है? 225 फीट लंबा है। कितना चौड़ा है? 150 फीट चौड़ा है और 1400 किलो का है। इसका पहला इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है? लेह में। अभी आर्मी डे हुआ है तो 1971 के युद्ध में जो जैसलमेर के बॉर्डर में है, जहाँ पे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, अभी उसका 5वां बार वहाँ पे फहराया जा रहा है। यही मोनूमेंटल फ्लैग है, उसको हम लोग हर जगह फहरा रहे हैं। तो जैसलमेर में अभी फहराया गया है, भविष्य में उसको हर जगह फहराया जाएगा। पर आपसे पूछेगा कि इसका पहली बार इनॉग्रेशन कहाँ हुआ, तो द करेक्ट आंसर इज लेह। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम ये क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम आना है। देखो डेल्टा वेरिएंट तो तुमको पता ही होना चाहिए दोस्त, अगर नहीं पता है तो दुख है। डेल्टा वेरिएंट पहली बार कहाँ मिलता है? भारत में मिलता है। ठीक है, लैम्डा वेरिएंट नॉर्थ अमेरिका में नहीं मिलता है, लैम्डा वेरिएंट साउथ अमेरिका में मिलता है। किस देश में? पेरू में मिलता है। अल्फा वेरिएंट कहाँ मिलता है? यूनाइटेड किंगडम में मिलता है। बीटा वेरिएंट कहाँ मिलता है? साउथ अफ्रीका में मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बीटा वेरिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इसी तरह के क्वेश्चन जो है हम लोग तैयार नहीं करते हैं और फिर हम लोग फेल कर जाते हैं, और कचड़ा जितना गार्बेज टाइप का क्वेश्चन है उसको उठाए हुए, फलनवा ये किया, चिलनवा ये किया, एकदम बेकार। वो सब गार्बेज क्वेश्चन मत किया करो यार, दिमाग भर के रखते हो अपना। विच कंट्री डू नॉट शेयर बॉर्डर विद द ब्लैक सी? करेक्ट आंसर ई, सब देश शेयर करता है। जो दिया हुआ है, हमने एक कोड बनाया है, आपको भी पता होगा, गुरबुट होता है कोड। देखिए, G4 जॉर्जिया, U4 यूक्रेन, R4 रसिया, एक R4 रोमानिया, बुट मतलब BU मतलब बुल्गारिया और T मतलब तुर्की। ये है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, न्यूज़ में रहा है लगातार। द हेडक्वार्टर ऑफ द NATO इज लोकेटेड एट ब्रुसेल्स, बेल्जियम। NATO क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बनता है? 1900 अप्रैल 1949 में बनता है। इसको जिस ट्रीटी के थ्रू बनता है इसको आप वाशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज द वाशिंगटन ट्रीटी ऑल्सो। कितने देश हैं अभी? 30 देश है। सबसे रिसेंट देश कौन है? 2020 में ऐड होता है नॉर्थ मैकेडोनिया। ठीक है, नॉर्थ मैकेडोनिया। अब यूक्रेन तो उसका मेंबर रहा नहीं है, काफ़ी है। अकॉर्डिंग टू द सिप्री बीस स्ट्रेंथ इन द इंटरनेशनल आर्म्स ट्रेड, कौन देश सबसे एक नंबर पर है? करेक्ट आंसर इंडिया है। इंडिया और सऊदी अरबिया दोनों 11% करता है, पर ज़्यादा, थोड़ा सा इससे स्लाइट ज़्यादा इंडिया करता है। करेक्ट आंसर इंडिया है। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हेडक्वार्टर कहाँ है? स्टॉकहोम में है। कहाँ? स्टॉकहोम, स्वीडन में है। ये क्या करता है? अगर कोई देश कितना आर्म्स इंपोर्ट कर रहा है, कौन देश कितना आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहा है, ये इनिशिएटिव लेता है कि जहाँ पे न्यूक्लियर डिसarmament हो। ठीक है, डिसarmament की बात करता है। सबसे ज़्यादा भारत इंपोर्ट किससे करता है?
रूस से करता है। विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स पूरे विश्व का है, फिर चाइना आता है, फ्रांस आता है, ये सब आते हैं, पर विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यूएस है। पर सबसे बड़ा हम लोग किससे इंपोर्ट करते हैं? रूस से करते हैं। देखिए सारा इन सब देशों का पूरी अर्थव्यवस्था वीपन्स पर है। ये कभी नहीं चाहते हैं कि गल्फ में शांति रहे। अगर अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो भले यूक्रेन परेशान हो रहा है, पर भाई का बिजनेस पूरा टाइट चल रहा है, भाई उसको कह के लड़वा दिया, सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। अफगानिस्तान डिस्टर्ब है, आर्म्स किससे खरीदोगे? यूएस से खरीदोगे। कहने का मतलब है यहाँ पर बिजनेस इनका नियमित चल रहा है, बस अब आपको समझना है ना। तो पीस चाहिए यार, दुनिया में पीस चाहिए, शांति चाहिए। दुनिया का कौन सा ऐसा समाधान है जहाँ पे टेबल पे बैठ के नहीं निर्णय लिया जा सकता है? यूक्रेन को ये चढ़ा दिया, यूक्रेन लड़ लिया, वहाँ पे एक एग्रेसर बैठा हुआ है, एग्रेसर उसको नेस्ता नाबूद कर दिया। उसके पास न्यूक्लियर वीपन्स भी नहीं है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर वीपन, जो न्यूक्लियर सशक्त देश हैं, वो एक डिटरेंस के रूप में काम करता है। भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। थ्रेशोल्ड के बाद नहीं हो सकता है। अगर भारत हारने लगेगा तो भारत दिवाली में न्यूक्लियर वेपन्स को दिवाली में और रमजान में थोड़ी छोड़ने के लिए रखा हुआ है, तुरंत यूज करेगा। भारत और पाकिस्तान में आप देखेंगे कि युद्ध में एसिमेट्री है। पाकिस्तान हमसे कहीं नहीं टिकता है, पर वो कभी हमसे दबता भी नहीं है, क्योंकि उसके पास पता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। जब वो हारने लगा तो न्यूक्लियर वाला गेम खेलना स्टार्ट कर देगा। अगर आज यूक्रेन के पास अगर न्यूक्लियर वारहेड होता तो क्या रसिया इन्वेड कर सकता था? बिल्कुल नहीं कर सकता। आप समझिए कि वहाँ का देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर क्या बीतता होगा जब उसके सिटीजन्स रोड पर ड्रेनेज सिस्टम में पड़े हुए मिल रहे हैं, एक लाश मिल रही है। तो इट इज द सेम एंड इट इज अ ब्लॉट ऑन द ह्यूमैनिटी, राइट। रिसेंटली देखो, पिछली बार एक क्वेश्चन, कितना सुंदर मैम ने क्वेश्चन फ्रेम किया कि पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि विजय राजे सिंधिया जो हैं उनके पर कितना क्वाइन, कौन सा क्वाइन इस्तेमाल किया गया था, उनके कॉमेमोरेशन में कितने का क्वाइन इशू किया गया था। तो आप देखिए, जो इस्कॉन मूवमेंट के जो फाउंडर हैं स्वामी प्रभुपद, इनकी 125वीं जन्म दिवस मनी है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 125 रुपया का क्वाइन का वो, ठीक है, 125 रुपया का जो क्वाइन है इसको मतलब इशू करते हैं। आप देखिए ये जो पूरा सिस्टम है इस्कॉन वाला, इसके जेनेसिस में क्या है? इसके जेनेसिस में है चैतन्य महाप्रभु। इस्कॉन मूवमेंट यहीं से निकलता है। चैतन्य महाप्रभु कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वेस्ट बंगाल से स्टार्ट करते हैं। क्या है चैतन्य महाप्रभु का आइडिया? ये वैष्णवाइट हैं। आपको पता होगा भगवान शिव के आराधक हैं और विष्णु के आराधक हैं। ये वैष्णवाइट सेंट हैं बेसिकली, पर ये अपने आप को कहते हैं हम गॉडीय वैष्णवाइट हैं। व्हाट इज दिस गॉडीय वैष्णवाइट? गॉडीय वैष्णवाइट है। आप देखते होंगे कि जो इस्कॉन मूवमेंट में लोग हैं वो एक डांस करते हैं, उसका नाम है गॉडीय नृत्य, ठीक है, उसका नाम है गॉडीय नृत्य। गॉडीय नृत्य में क्या होता है कि हाथ ऊपर कर लेता है और गाएगा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा, और हिलते रहेगा, झूमते रहेगा, हाथ ऊपर करके एकदम हिल रहा है। और साथ में एक इंस्ट्रूमेंट रखता है ढोलक की तरह। ये ढोलक नहीं है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है खोल, ठीक है। जो खोल के साथ हाथ ऊपर करके जो झूमता है हरे रामा हरे कृष्णा, उसी को आप कहते हैं गॉडीय नृत्य। इट इज अ टाइप ऑफ द वैष्णवाइट मूवमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, जिसमें वैष्णविज्म की बात होती है और गॉडीय नृत्य चैतन्य महाप्रभु करते हैं। इनके आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए इस्कॉन मूवमेंट की स्थापना होती है। स्वामी प्रभुपद उसको फिर लीड करते हैं, ठीक है। इस्कॉन का ही एक विंग है जिसका नाम है अक्षय पात्र फाउंडेशन। अक्षय पात्र फाउंडेशन जो है, जो मिड डे मील, जो बिहार में जो टीचर्स हैं मिड डे मील, उसके जगह टीचर तो बच्चा को खाना ही खिलाने में रह रहा है, तो टीचर पढ़ाने के लिए था कि खाना खिलाने के लिए था? तो टीचर्स को रिलीव कर दिया गया है। एक पायलट बेसिस पर काम चल रहा है जैसे पटना वगैरह में, कि अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ एक MOU बिहार गवर्नमेंट साइन की है कि बच्चों को खाना आप दीजिएगा, पैसा बिहार सरकार देगी, और जो टीचर हैं इनका आप खाने की बच्चों को खिलाने की जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी, और अब इनका काम रहेगा कि ये बच्चों को केवल पढ़ाए। तो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेप विच द बिहार गवर्नमेंट हैज टेकन। चलो, विच प्रोजेक्ट, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर बोलना यार ये सब बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। विच प्रोजेक्ट इज लोकली कॉल्ड एज द जीविका? हमेशा आप बिहार में सुनते होंगे जीविका दीदी, ठीक है, दीदी की रसोई। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बिहार ग्रामीण रूरल लिवलीहुड प्रोजेक्ट मिशन है। इसको हम लोग लोकली जीविका बोलते हैं। ये क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप है।
कौन ऐड कर रहा है? वर्ल्ड बैंक ऐड कर रहा है, विश्व बैंक उसको मदद कर रहा है। इसके तहत क्या होता है कि जो गांव की जो महिलाएं हैं, कितने लोगों का चेन अभी तक नीतीश कुमार जी का पेट प्रोजेक्ट है, 1.5 करोड़ लोगों का चेन क्रिएट कर दिया गया है। इसके तहत क्या होता है कि औरत जो है गांव की है उसको आप कुछ ट्रेनिंग दे देते हैं। जब आप उसको ट्रेनिंग देते हैं तो उसको सशक्त करते हैं। वो अगरबत्ती 20 औरत मिल जाती है, वो अगरबत्ती बनाना स्टार्ट करती है। बिहार सरकार उसको हेल्प करती है, उसको ट्रेनिंग देती है, वो उन अगरबत्तियों को ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट करती है। 50 औरत मिल जाती है, तिलकुट बनाना स्टार्ट करती है, तिल का स्टफ बनाना स्टार्ट करती है। बिहार गवर्नमेंट उसको ब्रांडिंग करता है और फिर बेचना स्टार्ट करता है। तो महिलाएं सशक्त होती हैं। देखिए, महिलाएं आर द फीमेल आर नॉट द सेकंड ग्रेड सिटीजन, वी नीड टू प्रोवाइड देम द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाएगा तो उनका डिसीजन मेकिंग में उनका स्टेक हो जाएगा, और जब डिसीजन मेकिंग में स्टेक हो जाएगा तो महिलाएं एम्पावर हो जाएंगी। तो नीतीश कुमार जी का एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है जीविका, जिसको आप बिहार रूरल लिवलीहुड प्रोजेक्ट बोलते हैं। कैन बी ए क्वेश्चन। अगर आप देखें तो अभी बिहार के औरंगाबाद से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ जिसका नाम है दीदी का रसोई। ये सब जीविका दीदी हैं। दीदी का रसोई, उसमें 6 औरतों को काम दिया गया है कि जो वहाँ के सदर अस्पताल है औरंगाबाद का, वहाँ पर आप खाना दीजिए। वो खाना क्या होगा? सस्ता भी होगा। बिहार सरकार क्या करेगी? वो उनको सशक्त करने के लिए अपना कम रेट पर उनको किराया पर दे देगी। जो स्टॉल होता है फूड वाला, सारा बर्तन वर्तन खरीद के दे दिया है और ये औरतें उसको चला रही हैं। खाना चीप होगा, स्वादिष्ट होगा, ठीक है, और ये महिलाएं सशक्त होंगी। और जब ये महिलाएं सशक्त होंगी तो बिहार उसको डेवलप करेगा और बिहार एक बहुत ही एम्पावर्ड स्टेट बनेगा। याद रखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार कैसे चुनाव जीत जाते हैं। नीतीश कुमार इसलिए चुनाव जीतते हैं क्योंकि ये सब जो इनके वोटर्स हैं, ये साइलेंट वोटर्स हैं, ये बोलते कम हैं पर ये सशक्त होते हैं। जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो वो वोट करेंगी, और जो वोट करेंगी तो इन्हें वोट करती हैं और ये चुनाव जीतते हैं। तो ये एक वन ऑफ द कॉज है। जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल सेफोलॉजिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि नीतीश कुमार के पास साइलेंट वोटर्स हैं। तो दीदी की रसोई का उद्घाटन होता है सदर अस्पताल में, वहाँ का कैंटीन चलता है और इसको हर जिला में ले जाने का प्लान है कि 38 जिला में दीदी का रसोई चलेगा। और बहुत ही देखो, जब भी औरत डिप्टी कलेक्टर बनेगी, जब भी औरत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेगी, आप देखिएगा कि उस जिला में भ्रष्टाचार कम होता है, औरत में संवेदना होता है, औरत चोर चमार बहुत नहीं हो सकती है ना, यूजुअली ऐसा देखा गया है। तो जब ये दीदी की रसोई चलेगा तो खाना भी स्वादिष्ट मिलेगा और जो भी आपके जो मरीज हैं उनका भी हेल्थ अच्छा होगा। इंडिया लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा इज बीइंग डेवलप्ड एट, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं बताना है यार, इसमें क्या बताएंगे, बोध गया में हो रहा है। कब बन के ख़त्म हो जाएगा? 2023 में बन के ख़त्म हो जाएगा। एक फैक्ट है जिसको आपको पता होना चाहिए, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बोध गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना खूबसूरत क्वेश्चन है कि इसको स्टार मार के इन्फिनिटी कर लो, ठीक है। यही सब प्रश्न आएगा। देखो, सुखेत मॉडल क्या है, इसका जिक्र क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रधानमंत्री जो है मन की बात में इस चीज़ का जिक्र करते हैं। जो मन की बात उनका कार्यक्रम है, जन की बात कम करते हैं, मन की बात ज़्यादा करते हैं। तो मन की बात में प्रधानमंत्री जी सुखेत मॉडल लेकर आते हैं। इसमें जिक्र है, सुखेत एक गांव का नाम है। किस गांव का है ना, किस जिला में है वो गांव? वहाँ है मधुबनी। इसमें होता क्या है कि आपके पास एक गाय है, तो गांव के कुछ लोग हैं, लड़के हैं, आपके यहाँ से गोबर को, काउडंग को आपसे कलेक्ट कर लेंगे। घर में ऑर्गेनिक वेस्ट कुछ बना होगा, कटहल का सब्जी बना होगा, कद्दू की सब्जी बनी होगी, गोभी बना होगा, उसका छिलका उल्का आपसे प्रतिदिन कलेक्ट कर लेंगे। पूरा गांव का कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और उस पर अर्थवर्म्स छोड़ देंगे। अर्थवर्म छोड़ने के बाद वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा। तो what is happening in this process? The waste from the household is being converted into the vermi compost. आजकल आप देखते होंगे कि ऑर्गेनिक खेती की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत मांग है और उस ऑर्गेनिक फार्मिंग के चलते ये वर्मी कंपोस्ट बिकता है। और जब बिकता है तो जिस जिस घर से आप सामान लिए हुए हैं, वेस्ट लिए हुए हैं, जो आपका रॉ मटेरियल है, उनको आप गैस सिलेंडर दे देते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है? गांव सशक्त हो रहा है, वेस्ट का मिनिमाइजेशन हो रहा है, ऑर्गेनिक खेती की बढ़ावा मिल रही है और इन घरों में एक उजाला भी आ रहा है, इनको एक फाइनेंशियल हेल्प भी हो रहा है। दिस इज द सुखेत मॉडल ऑफ द बिहार एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट टू मैन्योर। ये
सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पटना में बन रहा है ये सब। ये आप इकोनॉमिक सर्वे में हमने बता रखा है 84 करोड़ के आसपास नीतीश कुमार जी ने खर्च किया है। 6 तल्ला बिल्डिंग है, इसमें बापू की, महात्मा गांधी की जो चंपारण सत्याग्रह में आते हैं, बापू को बापू बनाने में चंपारण का बड़ा योगदान है, तो चंपारण सत्याग्रह में आते हैं और जो जो काम करते हैं उसको वहाँ पर परिलक्षित किया जाएगा। गांधी जी के जीवनी के बारे में बताया जाएगा, ताकि जो युवा हैं जो दिग्भ्रमित हो गए हैं, पूरा दुनिया गांधी को हीरो मानता है, पर कुछ युवा जो है रोड छाप अभी भी नाथूराम गोडसे जिंदाबाद करेगा, तो उन लोग को वहाँ पर जाकर दिखाया जाएगा कि नहीं रे बाबू देखो, अगर देश है तो गांधी है, ठीक है, गांधी हैं तो देश है। पूरा दुनिया जिसके सामने नतमस्तक है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कितना पढ़ोगे, है ना। तो उन युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा, गांधी जी के जीवनी के बारे में, उनके आचरण के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया जाएगा। और आप लोगों को मैं एक सलाह देता हूँ, अपने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू पर पहुँचने का, या डिफरेंट स्टेज ऑफ द एग्जाम्स जो मेंस वगैरह हम लोग लिखे हैं उसके हिसाब से आपको बताना चाहते हैं कि अगर यूपीएससी में सिलेक्शन चाहते हो दोस्त, या बीपीएससी में सिलेक्शन चाहते हो, बायसनेस को दूर रखिए, तटस्थता लाइए, न्यूट्रलिटी लाइए। आप हो सकता है आप आरएसएस आइडियोलॉजी के हो सकता है आप कांग्रेस के आइडियोलॉजी के हो, गेट रिड ऑफ दिस। नो, जो भी अपने फ्रीडम फाइटर हैं, आइदर इट इज़ विनय दामोदर सावरकर, आइदर इट इज़ नेहरू, आइदर इट इज़ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, जो भी हैं, हो सकता है आप लेफ्ट विंग के हो, आप विनय दामोदर सावरकर को गाली दे रहे हैं, एग्जाम तक मत गाली दो यार, ये सब हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये सब हमारे हीरो हैं, ये सब हमारे लोग हैं, इनका कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहा ही है। तो डोंट गेट इन्वॉल्व इन द लूज टॉक्स, ठीक है ना। थोड़ा सा लगे, बात करने पे लगे कि यार बड़ा इसमें डेप्थ है ना। कुछ किताब इनका पढ़िए, अगर आपको क्रिटिसाइज करते हैं, अगर आप कुछ अपना आइडियोलॉजी बनाते हैं तो ठीक है, यू आर इंटाइटल्ड टू हैव योर ओपिनियन, बट डू रीड बुक्स। आप विनय दामोदर सावरकर को अगर आपको पसंद नहीं तो 5 किताब पढ़िए ना। अगर आपको नेहरू पसंद नहीं तो आप बताइए ना कि आप कौन कौन किताब नेहरू पर पढ़े हैं, उसके बाद अपना ओपिनियन बनाइए। सब फेक न्यूज़ वगैरह के चक्कर में ओपिनियन मत बनाया करिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।